तो चलिए आज बात करते हैं रिजीम चेंज की। मतलब किसी देश की सरकार को बदलने की। ये ना एक बहुत ही विवादास्पद रणनीति रही है जिसे अमेरिका ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में दशकों से इस्तेमाल किया है। और इसकी कहानी भाई जितनी लंबी है ना उतनी ही पेचीदा भी है। और ये सिलसिला कितना बड़ा है, इसका अंदाजा सिर्फ इस एक नंबर से लगाया जा सकता है। 70 से भी ज्यादा। सोचिए, एक अनुमान ये कहता है कि अकेले कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने 70 से ज्यादा बार दूसरे देशों में सरकारें बदलने की कोशिश की। तो सवाल ये उठता है कि ये रेजिम चेंज आखिर है क्या। देखिए सीधे साधे शब्दों में इसका मतलब है एक सरकार को हटाकर उसकी जगह दूसरी सरकार को बिठा देना। और ज्यादातर मामलों में ये काम किसी बाहरी ताकत, किसी दूसरे देश के दखल से होता है। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसके लिए हमें चलना होगा 1950 के दशक में। ये वो दौर था जब सीआईए ने कह सकते हैं एक तरह की प्लेबुक तैयार की, एक ऐसा फॉर्मूला जो बार बार काम आ सकता था। अब जरा इन दो केस स्टडीज पर नजर डालिए। 1953 में ईरान और ठीक एक साल बाद 1954 में ग्वाटेमाला। यहां एक बिल्कुल साफ पैटर्न दिखाई देता है ना। ईरान में टारगेट थे प्रधानमंत्री मुसाद्दिक। क्यों? क्योंकि वो तेल का राष्ट्रीयकरण करना चाहते थे जिससे अमेरिकी और ब्रिटिश कंपनियों को सीधा नुकसान होता। दूसरी तरफ ग्वाटेमाला में राष्ट्रपति अरबेंज, उनकी भूमि सुधार एक बहुत बड़ी अमेरिकी कॉरपोरेशन के हितों के आड़े आ रहे थे। और नतीजा, दोनों ही मामलों में सीआईए ने सीक्रेट ऑपरेशंस चलाए और अमेरिका समर्थक नेताओं को सत्ता में बिठा दिया। तो इन दो शुरुआती कामयाबियों के बाद क्या हुआ? जाहिर है वॉशिंगटन का हौसला बढ़ गया। उन्हें लगने लगा कि ये प्लेबुक वाकई काम करती है। और फिर आया कोल्ड वॉर का दौर। इस दौरान ये जो प्लेबुक थी, ये एक ग्लोबल स्ट्रैटेजी बन गई। अब कम्युनिज्म से लड़ने के नाम पर इसे पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन इस बार जो नतीजे आए वो कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और खतरनाक साबित हुए। इस टाइमलाइन को देखिए जरा। 1961 क्यूबा, फिर 1963 एक ही साल में दक्षिण वियतनाम और इराक, और फिर 1973 चिली। मतलब ये सिलसिला बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और दुनिया के अलग अलग कोनों में फैल रहा था। इनमें से वियतनाम का मामला तो खास तौर पर देखने वाला है। अमेरिका का लक्ष्य क्या था? कम्युनिज्म को रोकना। लेकिन हुआ क्या? उन्होंने राष्ट्रपति डीएम के खिलाफ तख्ता पलट को सपोर्ट किया, जिससे वहां एक पॉलिटिकल वैक्यूम, मतलब एक राजनीतिक शून्य पैदा हो गया। और नतीजा, दक्षिण वियतनाम स्थिर होने की बजाय और ज्यादा अस्थिर हो गया। और ये देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। 1963 में इराक में जो तख्ता पलट हुआ, उसमें उसी बाथ पार्टी को सत्ता में पहुंचाया जिससे बाद में सद्दाम हुसैन निकले। जी हां, वही सद्दाम हुसैन जिन्हें हटाने के लिए अमेरिका ने दशकों बाद एक पूरा का पूरा युद्ध छेड़ दिया। चिली में दखलंदाजी कितनी बेरहम थी, इसका अंदाजा निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन के इस एक कथित ऑर्डर से लगाया जा सकता है। सीआईए से कहा गया था कि चिली की अर्थव्यवस्था की चीखें निकलवा दो। मतलब इकोनॉमिक प्रेशर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। तो सवाल यह है कि इन सब दखलंदाजियों का लॉन्ग टर्म असर क्या हुआ? और यहीं पर एक कॉन्सेप्ट सामने आता है, ब्लोबैक। ब्लोबैक मतलब ऐसे अनचाहे और नेगेटिव नतीजे जिनकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। अफगानिस्तान इसका सबसे बड़ा और शायद सबसे सटीक उदाहरण है। देखिए कैसे ये पूरी चेन रिएक्शन हुई। पहला कदम, अमेरिका ने सोवियत संघ से लड़ने के लिए मुजाहिदीन को हथियार दिए। फिर क्या हुआ? 1989 में सोवियत सेना तो चली गई, लेकिन इसके बाद अफगानिस्तान एक भयानक सिविल वॉर में फंस गया और इसी उथल-पुथल के बीच तालिबान सत्ता में आ गया। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन्हीं मुजाहिदीन ग्रुप्स में से अल कायदा का और ऐसा नहीं है कि ये पैटर्न सिर्फ कोल्ड वॉर तक ही सीमित रहा। 21वीं सदी में भी हमें देखने को मिला। याद कीजिए 2003 का इराक युद्ध। बताया गया लक्ष्य क्या था? सामूहिक विनाश के हथियार यानी WMDs खोजना। और असल में हुआ क्या? कोई WMDs तो मिले नहीं। हाँ, सद्दाम को हटाने से एक ऐसा पावर वैक्यूम जरूर बन गया जिसने पूरे के पूरे रीजन को हिलाकर रख दिया। तो 2003 के हमले के बाद का सीन क्या था? सद्दाम हुसैन का राज तो खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन जो पावर वैक्यूम बना, जो अराजकता फैली, उसी से आईसिस जैसे खतरनाक आतंकी संगठन पैदा हुए। और फिर उन्होंने जो दुनिया भर में तबाही मचाई, वो तो हम सब जानते हैं। तो ये जो पैटर्न है जो लगभग 70 बार दोहराया गया, ये आखिर हमें बताता क्या है? क्या ये एक ऐसा इतिहास है जिससे कभी कोई सबक सीखा ही नहीं गया? इस नंबर पर एक बार फिर से गौर कीजिए। 70 सिर्फ कोल्ड वॉर के दौरान रेजिम चेंज की इतनी कोशिशें, ये वाकई में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। और ये किसी एक दो घटनाओं की बात नहीं है, ये एक लगातार चली आ रही फॉरेन पॉलिसी की तरफ इशारा करता है।
और शायद इस पूरी कहानी का निचोड़ इसी एक बात में है। जैसे कि एक एनालिसिस कहता है, हो सकता है कि उन्होंने रिजीम चेंज में महारत हासिल कर ली हो, लेकिन उसके बाद जो होता है उसे संभालने में वे बहुत बुरे हैं। मतलब सरकारें गिराना एक बात है, लेकिन उसके बाद जो केओस, जो अफरा तफरी मचती है, उसे संभालना वो बिल्कुल दूसरी बात है। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। क्या ये पैटर्न कभी बदलेगा? क्या आगे चलकर कुछ अलग देखने को मिलेगा?